सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराली एम.वी. विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 10वीं लेक्चर नंबर 15 टॉपिक नेम ठेस इस पाठ का आज हम अध्यापन करेंगे। परिचय। फणीश्वरनाथ रेणु जी का परिचय। जन्म 1921 पूर्णिया बिहार। मृत्यु 1977। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी का आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। फणीश्वरनाथ रेणु जी की प्रमुख कृतियाँ महिला अंचल, परिकथा, जुलूस ये उनके उपन्यास है। एक अदीम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी कथा संग्रह है इनके। ऋण, जल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टोज आदि। तो ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का परिचय हुआ। गद्य संबंधी प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि का बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। खेती-बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, और जब गांव के किसान जो है खेती करते हैं तो उस समय सिरचन को काम की गिनती में नहीं पकड़ते हैं। लोग उसकी बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। बेगार यानी बिना मजदूरी लिए काम पर बुलाना और काम करवाना। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? प्रश्न चिन्ह। दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, देखिए सिरचन को लोग मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया यानी झोपड़ी, एक समय था जब उसकी झोपड़ी के आसपास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। यानी एक समय सिरचन का बहुत अच्छा समय था। लोग काम अच्छी तरह करता था, लोग उसकी तारीफ भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगर रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। चीक यानी बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा। तो यह बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा उन्हें बड़े भैया को भेजना है। तो यह तैयार करने के लिए आप हमारे घर पर चलिए। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा, यानी खाने में उसे क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा बेचारा,
मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। तो माँ को भरोसा है कि सिरचन माँ जैसा कहेंगी वैसा सिरचन करता है। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने बेपानी कर दिया था। तो अ, लेखक के सामने ही उनके पड़ोसी गांव में जो पंचानंद चौधरी थे, उनके छोटे लड़के को एक बार उनके सामने ही बेपानी यानी बेइज्जती कर दी थी उसके। सिरचन ने, तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, यानी बहुत छोटी थोड़ी सी तरकारी परोसती है, और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से कहाँ से कहाँ से बनाना सीखी है। तो ये जो कढ़ी है, यह कहाँ से बनाना सीखी है। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता हूँ। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन। तो इस प्रकार सिरचन को माँ बुलाती है। आज नेनू मंथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। तो माँ नेनू मंथ रही है, यानी घी बना रही है दही से। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। तो जो बड़ी बेटी है उसने ससुराल से एक संवाद भेजा है। उसकी ननद रूठी हुई है मोंथी की शीतल पार्टी के लिए। शीतल पार्टी यानी चटाई। तो उनकी जो ननद है वह मोंथी की शीतल पार्टी यानी चटाई के लिए रूठी हुई है। सिरचन अपनी पनियानी जीभ को संभाल कर हंसता। तो इस प्रकार सिरचन को माँ की बात पर हंसी आ गई है। घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। तो इस प्रकार वह माँ के कहने पर वहाँ पर हाजिर हुआ है काम के लिए। सिरचन जाति का कारीगर है, यानी बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोंथी और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुमका कर उठता। तो इस प्रकार सिरचन अगर काम कर रहा है, बड़ी तन्मयता के साथ वो काम करता है। अगर उसमें बाधा पड़ गई तो जिस प्रकार गेहूं सांप फुपका फुपका कर उठता है, उसी तरह उसे बहुत गुस्सा आता है सिरचन को। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँह जोर है, कामचोर नहीं। तो इस प्रकार सिरचन को बहुत गुस्सा आता है। अगर किसी ने उसे कुछ कहा तो उसका तुरंत वो जवाब देता है। तो इस प्रकार वो कामचोर नहीं है, मुँह जोर है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो इस प्रकार खाने में अगर उसे नहीं मिला अच्छा तो भी चलेगा, लेकिन अगर किसी ने उसे भला बुरा कहा तो वह सहन नहीं करता है, तुरंत उसका जवाब देने के लिए तैयार रहता है। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तो इस प्रकार सिरचन को लोग चटोर कामचोर समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी। तो उसे खाने में क्या क्या चाहिए देखिए। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो। तो इस प्रकार इन व्यंजनों की तैयारी पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ
हाजिर हो जाएगा। तो इस प्रकार उसे तली तली बघारी हुई तरकारी पसंद है, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध। तो ये चीज़ें अगर सिरचन को खाने को मिले तो सिरचन बहुत ही आनंदित होता है और तुरंत काम पर हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। तो जिस प्रकार उसे खाना दोगे, अच्छा खाना उसे मिलेगा तो काम अच्छा होगा। खाना अच्छी तरह नहीं बना है तो काम अच्छा नहीं होगा। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो आज तो अब अधकपाली दर्द दर्द से माथा ठनक रहा है। तो इस प्रकार खाने में अच्छी चीज़ें नहीं मिली तो वह कोई बहाना बनाता है कि मेरा आधा सिर दुख रहा है, आज मैं काम नहीं हो सकता। अधूरा काम छोड़कर वह चला जाता है। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। तो इस प्रकार कोई काम अगर अधूरा रह गया और कहता है कि बाद में आकर पूरा करूंगा, तो किसी दिन यानी अगले दिन वो काम पर आता ही नहीं है। मूंथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी। तो मूंथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुनी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्होंने सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। तो इस प्रकार छतरी बनाना हो, टोपी बनाना हो या रस्सी बनाना हो, तो ये सब काम सिरचन ही गांव में अकेला कर रहा है। यही एक कारीगर इस गांव में शेष है ये काम करने के लिए। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। तो इस प्रकार ये बेकार का काम समझते हैं गांव वाले। बेकाम का काम जिसकी जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस प्रकार ये चीज़ें, शीतल पाटी हो या बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दा हो, तो ये चीज़ें बनाने पर पैसे या अन्य कोई देने की ज़रूरत नहीं है। मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एखादा पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। तो इस प्रकार काम पूरा होने पर उसे एक पुराना कोई अच्छा सा कपड़ा देकर उसे विदा करो। वहाँ से वो चला जाता है, वह कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं। सिरचन बात करने में भी कारगर है, यानी बात बहुत चतुराई से करता है वो। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिल मिला उठी थी। तो इस प्रकार महाजन टोले की भज्जू महाजन की जो बेटी थी वो सिरचन की बात सुनकर बहुत उसे गुस्सा आ गया था। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात ही है बिटिया। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। तो इस प्रकार बड़े लोगों की बात बड़ी होती है। नहीं तो नहीं तो दो तीन पटेर की पार्टी पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का दत्तू खिलाकर कोई करवाना भला करवाए भला। केसारी का दत्तू ने एक प्रकार का जो आटा है, दाल से बना हुआ आटा और उससे बना हुआ पदार्थ खिलाकर कोई करवाए भला। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। तो इस प्रकार लेखक की सबसे छोटी बहन इस बार ससुराल जा रही थी।
मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चीक यानी बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दा। तो 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना, शीतल पाटी यानी चटाई के बिना आएगी मानू। तो भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग बैरंग यानी तुरंत वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। तो इस प्रकार 3 सप्ताह पहले ही सिरचन को काम पर बुलाकर तैनात कर दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी। तो माँ ने कहा कि इस बार सिरचन को नई धोती मिलेगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। तो इस प्रकार माँ ने सिरचन को कहा कि काम अच्छा करो और इसके बदले में आपको खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी अच्छी मिलेगी और साथ में एक नई धोती भी मिलेगी। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमनियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। तो इस प्रकार सिरचन मन लगाकर काम करने लगा। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। मंजली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली। तो मंजली भाभी पर्दे के आड़ से होकर बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। तो मंजली भाभी ने जो कुछ बात कही वो सिरचन ने सुन ली। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ ही रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है और जो मानू दीदी है वो काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है और मानू दीदी का जो दूल्हा है वह एक अफसर आदमी है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16। टॉपिक नेम पाठ का नाम है ठेस और इस पाठ का शेष भाग हम बाद में देखने वाले हैं।